तो प्यारे बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे मेरी क्लास में। तो मैं आपको जो है नया चैप्टर एक शुरू किया हूँ जिसका नाम है द्विघात समीकरण। पिछले वीडियो में मैंने बताया द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का जो है प्रारूप कैसा होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का। अब इस वीडियो में मैं आपको द्विघात समीकरण का जो है हल बताऊँगा। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करना बताऊँगा। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने जो है द्विघात कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है जो है बहुत से उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसको हम एक समीकरण के रूप में बना के हल करते हैं। ठीक है, बताया, उस पर मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया। एक क्वेश्चन मुझे जो है बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गया, जो बहुत जगह पूछा जाता है, बोर्ड की परीक्षाओं में भी और तैयारी की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। मान लीजिए अगर पूछ दिया जाए, बहुत सिंपल सा ही है लेकिन उसको पहले समझना जरूरी है। तो देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोई दो क्रमागत धन पूर्णांकों का जो है योगफल, ठीक है, मान लीजिए पूछ दिया जाए कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 50 मान लीजिए, या फिर 100 है, 80 है, कुछ भी मान लीजिए। मानो दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 80 है मान लीजिए। ठीक है, 80 है तो जो है दोनों धन पूर्णांक बताइए। तो एक चीज इसमें देखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, ठीक है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल पूछ दिया 50 है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल पूछ दिया कि मान लीजिए 50 है, तो विषम संख्याएं बताइए। तो इस तरह से देखिए, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल, देखिए जो मैंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन बताया था एकदम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन ही है। दो क्रमागत, तो देखिए उस इस में जो है सपोज करना हमें, तो सपोज करेंगे कि जो है पहला धन पूर्णांक x है। तो अब एक चीज इसमें देखिए, आप नोट करिए, इसको जो है नोट करिए अच्छे से कि अगर पहला धन पूर्णांक x है तो दूसरा या तो x प्लस 1 होगा या तो x माइनस 1 होगा। ठीक है, क्योंकि दो क्रमागत का है। ठीक है, अगर पहला धन पूर्णांक अगर 2 है तो दूसरा या तो इससे एक अधिक होगा, इसके बाद वाला 3 होगा, या तो इससे एक कम होगा, एक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दो क्रमागत का है यानी लगातार आने वाला, दो लगातार आने वाला धन पूर्णांकों का योगफल मैंने 80 माना है। ठीक है, 80 है। तो देखिए एकदम हम प्रश्न के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो या तो x प्लस 1 हो सकता है या तो x माइनस 1, क्योंकि उससे या तो एक कम या तो एक अधिक यही होगा। तो हमने पहला x माना है और दूसरा हम मान लेते हैं कि x प्लस 1 है धन पूर्णांक, दूसरा x प्लस 1 और इनका योगफल यानी ये दूसरा धन पूर्णांक, ये पहला धन पूर्णांक, इनका योगफल यानी इन दोनों को जोड़ने पे 80 आ रहा है। तो धन पूर्णांकों को हमें बताना है। तो देखिए, अब यहाँ से x प्लस 1, ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा 2x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे देखिए 80। तो यहाँ से देखिए 2x प्लस 1 बराबर जो है दो क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 80 है, तो 2x प्लस 1 बराबर 80। यहाँ से देखिए 2x बराबर ये देखिए प्लस 1 इधर आएगा तो घट जाएगा यानी 79। तो x का मान देखिए दशमलव में आ रहा है। ठीक है, दशमलव में आ रहा है तो जो है पूर्णांक यानी जो है इंटीजर होता है, निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर 0 यानी दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए इसलिए दशमलव में आ रहा है कि हमने जो है गलत माना है, 80 नहीं आएगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब दो एक से देखिए मैं आपको नंबर लिख के बता दे रहा हूँ, एकदम आसान कर दे रहा हूँ आपको। जैसे नंबर, इसमें से कोई भी दो क्रमागत धन पूर्णांक आप लेंगे तो एक सम संख्या आएगा एक विषम, या तो इन दोनों को लेंगे एक और दो को, तो देखिए एक विषम है एक सम है, या फिर 2 और 3 को लेंगे तो एक सम है एक विषम है, 3 और 4 को लेंगे तो एक विषम है एक सम है, 4 और 5 को लेंगे तो एक सम है एक विषम है। यानी जब दो लगातार धन पूर्णांक आप लेंगे तो एक सम और एक विषम आएगा, ये पक्का है। तो जब सम और विषम का योगफल हमेशा विषम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही आता है, विषम में विषम जोड़ेंगे तब भी आपका जो है सम आता है, लेकिन सम में विषम जोड़ेंगे तो जो है विषम की वजह से एक बार सम है एक बार विषम है, उसकी वजह से आंसर विषम आएगा। आप इनमें से किसी दो का जो योगफल भी देख सकते हैं, 1 प्लस 2, एक सम और एक विषम और एक सम का योगफल देखिए विषम। फिर अब देखिए, अब इन दोनों का जो दो क्रमागत हमें कोई भी लेना है, दो ठो लगातार वाला, तो 2 और 3 लेके देखिए एक सम है फिर एक विषम, तब भी देखेंगे 3 2 5 विषम संख्या ही आ रही है। इसके बाद वाला एक विषम नंबर है एक सम नंबर है, तभी देखेंगे 7, हमेशा विषम ही आएगा। दो क्रमागत जब हम धन पूर्णांकों का योगफल निकालेंगे तो विषम आएगा। ठीक है,
देखिए क्योंकि एक सम और एक विषम की वजह से हमेशा विषम ही आएगा। देखिए इन दोनों क्रमागत को जोड़ के देखेंगे 4 5 9, तभी विषम संख्या ही आ रही है। जब दो लगातार संख्या लेंगे तो उसमें से एक तो सम रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 2 3 4 5 में क्रम से चलता रहता है, विषम सम ऐसे आता रहता है। तो जब दो लगातार लेंगे आप तो उसमें से एक सम एक विषम रहना जो है कम जो है कह सकते हैं कि वो रहेगा ही। ठीक है, ये तो निश्चित है, ये फिक्स है कि वो तो रहेगा ही, क्योंकि हमेशा सम जो विषम सम इसी तरह फिर विषम इसी तरह चलता रहता। तो आप कोई भी दो ले रहे हैं, देख रहे हैं उसमें से एक सम एक विषम ही आ रहा है, यही एक ही केस बन रहा है और कोई केस नहीं बन रहा है। ठीक है, जो दो ठो लगातार लेंगे तो उसमें एक सम एक विषम आएगा। जब सम एक सम और एक विषम को जोड़ा जा रहा है तो मैंने आपको जोड़ के भी बताया हमेशा जो विषम ही आ रहा है। कोई भी दो ठो लगातार नंबर को लेके जोड़ने पर हमेशा विषम आ रहा है, क्योंकि उसमें से एक सम एक विषम आ रहा है, तो सम और विषम को जोड़ने पे विषम नंबर आ रहा है। तो इसमें भी कहा है कि दो क्रमागत विषम नहीं कहा, बस इसमें कहा दो क्रमागत धन पूर्णांकों। ठीक है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल यहाँ पे अब देखिए तब 80 नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको साबित कर दिया। ठीक है, प्रूव कर दिया कि यहाँ पे दो क्रमागत जब संख्याएं हम लेंगे कोई भी तो उनका योगफल विषम ही आएगा, क्योंकि दो क्रमागत संख्या लेने पे एक सम आ रहा है और एक विषम, और इन दोनों का योगफल जो है हमेशा विषम आएगा। तो यहाँ पे हम कोई विषम नंबर 49 ले लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, 49 ले लेते हैं कि दो क्रमागत जो है संख्याओं का योगफल 49 है, तो वो संख्याएं बताना है। तो देखिए 2x + 1 बराबर 49। अब यहाँ से देखिए वही चीज दो बार लिख दिया गया, फिर 2x + 1 लिखा गया, तो यहाँ भी 49 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर 1 + 1 इधर आके घट जाएगा तो 48। देखिए 48 हो गया, तो x बराबर, अब यहाँ से 48 से 2 जो है इधर गुणा में नीचे आ गया, यानी 24। देखिए पहला 24 तो दूसरा x + 1 है, यानी 24 + 1 बराबर 25। ठीक है, अगला 24 + 1 यानी 25। ठीक है, दो क्रमागत विषम संख्या। अब देखिए मैं अब जो आज के टॉपिक पे आता हूँ, जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला था, द्विघात समीकरणों को हल करना। ठीक है, द्विघात समीकरणों को हल करना। देखिए द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो है क्या किया जाता है कि जो है उनको द्विघात समीकरण को हल करने के लिए उसको बीच वाले पार्ट को जो बीच वाले पद को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, दो पार्ट में तोड़ के फिर उसको जो है हल करते हैं। जैसे आपको मैंने बहुपद पढ़ाया था। ठीक है, जो भी पिछली कक्षा में 9 में बहुपद पढ़े होंगे वो जानते होंगे इस चीज को। जैसे मैं अगर आपको एक समीकरण लिख दूं x² - 5x + 6 बराबर 0। ठीक है, आपने बहुपद वाले चैप्टर में ये वाला गुणनखंड भी पढ़ा है, आपने ये वाला गुणनखंड भी पढ़ा। अब इसमें बराबर 0 लग गया तो ये समीकरण बन गया, और ये दो घात का है तो इसीलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए अब इसको हल करना एकदम गुणनखंड की तरह ही हल करेंगे। ठीक है, गुणनखंड की तरह ही, उसमें दो ब्रैकेट में मान आता था, उसमें = 0 नहीं था, इसीलिए उसमें x की वैल्यू नहीं निकल पाती थी। बस चलिए इसमें बता रहा हूँ वो कहाँ तक सॉल्व होता था। अब देखिए बीच वाले को दो पार्ट में ब्रेक करना, इस तरह से ब्रेक किया जाता है कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला टर्म आ जाए, और जो है उन्हीं दोनों का गुणा करने पे हमें लास्ट वाला भी आया। तो देखिए 5 तो ये सिंपल है, जो हम 3x और 2x। अब देखिए इसको किस तरीके से 3x + 2x लिखेंगे तभी 5x आएगा, तब भी 5x आएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ दोनों के आगे माइनस लगा रहे हैं, माइनस माइनस भी जुड़ के जो है माइनस माइनस जुड़ के -5x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमें -5x लाना है, इसीलिए दोनों के आगे माइनस लिखा हूँ, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है तो आंसर माइनस में आता है। -3x और -2x जोड़ के -5x होगा। अगर यहाँ पे +5x रहता तो हम दोनों के आगे प्लस कर देते, 3x और 2x जोड़ के 5x हो जाता है। तो हमें देखिए साइन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चिन्ह के साथ करना है, -5x लाना है, इसलिए -3x -2x, -3x और -2x को जोड़ा जाएगा तो -5x आएगा, और माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस ए भी आ जाएगा। ठीक है, +6 भी आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 भी हमारा कांस्टेंट नंबर भी आ जा रहा है। तो बस अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन है तो बचा x - 3, माइनस यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, क्योंकि 2 से 6 को भी भाग दे सकते हैं, तो 2 कॉमन है तो x - 3। अब देखिए बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में x - 2 बराबर 0। अब देखिए बस वो वाला आपका जो गुणनखंड रहता था यहीं तक सॉल्व होता था। ठीक है, दो ब्रैकेट में मान आ जाता था।
अभी जब समीकरण है बराबर 0 है तो दोनों को 0 के बराबर करके यक्स का 2 मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार यक्स माइनस 3 बराबर आपको 0 करके यहाँ से यक्स बराबर ये पक्षांतर होगा तो 0 प्लस 3 यानी 3 आ जाएगा। उसी तरह यक्स माइनस 2 बराबर 0, तो अब यहाँ पे देखिए यक्स बराबर पक्षांतर होके 2। ठीक है, देखिए ये द्विघात समीकरण का हल। बस एकदम गुणनखंड को यहाँ तक आप तो जो है पिछली कक्षा में 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9 में पढ़े हैं आप गुणनखंड को हल करना, बहुपद वाले चैप्टर में पढ़े हैं बहुपद को हल करना। आप यहाँ तक पूरा कर रहे थे, बस उसके बाद एक लाइन सिंपल है कि दोनों को 0 के इक्वल, एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर दिया हमने, एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर दिया। बस इसमें एक लाइन और जुड़ गया, दोनों को 0 के इक्वल कर दे रहे हैं, बाकी एकदम वही है। अब देखिए मैं कुछ और आपको गुणनखंड द्विघात समीकरण हल करना बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये जो यक्स के मान आया ये दिए गए द्विघात समीकरण के हल है। ठीक है, ये जो यक्स के मान आया है यही दिया गया द्विघात समीकरण का हल है, या फिर इसी को हम कहते हैं, ये भी कहते हैं कि इस दिए गए द्विघात समीकरण का ये मूल है। ठीक है, यक्स बराबर 3 और 2, यक्स बराबर जो है ये 3 यानी 3 और 2 जो है ये दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं, या फिर इसी द्विघात समीकरण के ये हल हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पास करके पहले तुरंत इसको लिख लीजिएगा, फिर आप जो है मैं क्या बताएं उसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार में नहीं समझ में आया वीडियो को जो है रिवर्स करके फिर से देखिएगा, आपको जरूर आ जाएगा। फिर देखिए मैं आपको आगे इसी टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब एक चीज देखिए और मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं पहले ही बता देना चाहिए था लेकिन भूल गया। जैसे द्विघात समीकरण को पहचानना, ठीक है, द्विघात समीकरण को पहचानना तो बस उसमें सबसे बड़ी घात 2 आनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 पावर 3 है प्लस इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x प्लस 2 पावर 3 है इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2x है ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए जब होल पावर 3 है तो इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तब भी जो है पावर 3 आएगी, यानी देखिए हो सकता है पावर 3 कट जाए तब तो द्विघात समीकरण आ जाएगा। इसको सॉल्व करते देखिए a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला याद करिए, आपको जो है ये आप 7-8 में भी ही जो है 7-8 में भी ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो 9th में तो पक्का पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल क्यूब होता है a पावर 3, ठीक है, यानी x पावर 3 प्लस 2 पावर 3 यानी 8 होगा। a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस 3ab होता है, तो 3 इंटू a का मान देखिए x है इंटू b का मान 2 है ब्रैकेट में a प्लस b यानी x प्लस 2। अब इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि इधर ये जगह नहीं है। अब देखिए अब 2x का अंदर गुणा कर दीजिए, 2 इंटू देखिए x का x स्क्वायर में गुणा तो x पावर 3, यहाँ पे देखिए फिर 2x का 1 में गुणा तो माइनस 2x हो गया। अब यहाँ पे x पावर 3 प्लस 8 फिर प्लस 3 दूना 6x ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक है, बराबर 2x पावर 3 माइनस 2x। यहाँ पे देखिए अगर x पावर 3 है तो कट जाता तब तो ये द्विघात समीकरण हो जाता, केवल x पावर 2 वाला बचता टर्म, तो जो है x पावर 2 और x और जो है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, यानी x पावर 2 या फिर उससे कम, x पावर 2 भी रहना चाहिए, ठीक है, x पावर 2 तो रहना चाहिए और उससे कम वाला रहे तब उन सबको मिला के द्विघात समीकरण होगा। कुल मिला के हम कहेंगे कि जो है उसमें मैक्सिमम पावर 2 रहनी चाहिए, उससे कम रहेगा जो है, लेकिन 2 पावर वाला भी रहना चाहिए, ठीक है, 2 पावर वाला भी रहना चाहिए तभी द्विघात समीकरण कहलाएगा, और जो है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो सबसे बड़ी वाली पावर है उसमें 2 ही रहनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर 2 रहनी चाहिए। अब इसमें 3 आ जा रहा है, x पावर 3 इधर भी है, एक ही कटेगा, एक ही x पावर 3 बच जाएगा, तो ये जो है मैक्सिमम पावर इसमें 3 हो जा रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है उसको सॉल्व करके पहचान सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है।